तो हम क्या करते हैं काम, मिक्सचर लेते हैं किसका, नाइट्रोजन का लेते हैं मिक्सचर, नाइट्रोजन का मिक्सचर ले लेते हैं, कितने, 1 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम लेते हैं इसका। और हाइड्रोजन के कितने लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 वॉल्यूम्स ले लेते हैं, 3 वॉल्यूम्स हाइड्रोजन के ले लेते हैं। और फिर इनको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, इनको हम कंप्रेस करते हैं। पहला वाला स्टेज तो ऐसे ही चलता है हेबल्स प्रोसेस में। और उसके बाद क्या करते हैं काम, हम कंप्रेस्ड गैसेस को पास करते हैं कन्वर्टर में, कंप्रेस्ड गैसेस को हम पास करते हैं किसमें, कंप्रेस्ड गैसेस को हम पास करते हैं कन्वर्टर में, कन्वर्टर में से पास कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कन्वर्टर हमारे पास एक रिएक्टर वेसल होता है, एक्चुअली एक रिएक्टर वेसल होता है हमारे पास, इसके थ्रू पास कर लेते हैं, जो कंटेन करता है, विच कंटेन्स कैटलिस्ट, या बोल सकते हो ट्रे ऑफ कैटलिस्ट, ट्रे ऑफ कैटलिस्ट, ट्रे ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की एक ट्रे वहां पे पड़ी हुई होती है। अभी कैटलिस्ट कौन होता है, आयरन होता है, आयरन इज द कैटलिस्ट इन द हेबर्स प्रोसेस, ठीक है ना। या आप बोल सकते हो कि मिक्सचर ऑफ आयरन एंड आयरन थर्ड ऑक्साइड, और मिक्सचर ऑफ आयरन और आयरन थर्ड ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड का मिक्सचर होता है इसमें। हाँ, अब क्या है कि आयरन को ही हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि आयरन जो है ये पोरस है, तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसेस को रिएक्ट करने के लिए। हाँ, कभी कभी आपको ये भी पूछा सकता है कि इज देयर एनी प्रमोटर used in the Haber's process, as you can say potassium hydroxide KOH is used as promoter, कभी कभी प्रमोटर यूज करते हैं हम KOH को। या कभी कभी आप ऐसे भी देखते हैं Haber's प्रोसेस में कि जब N2 और H2 मिलते हैं, NH3 बनाते हैं, तो ऐसे लिखा होता है FeMO, मोलिब्डेनम भी कभी कभी लिखा होता है, मोलिब्डेनम, दिस मोलिब्डेनम इज आल्सो यूज्ड एज प्रमोटर। कभी कभी तो KOH को भी हम यूज कर सकते हैं एज प्रमोटर इन द Haber's प्रोसेस। और टेम्परेचर जो इस कन्वर्टर का रहता है वो 400 से 450 तक रहता है। टेम्परेचर जो इसका रहता है वो 400 डिग्री से लेके 450 डिग्रीज तक रहता है, 450 डिग्रीज तक रहता है। किसका टेम्परेचर, जो हमारे पास एक कन्वर्टर होता है इसका टेम्परेचर। प्रेशर जो है कन्वर्टर का वो रेंज करता है 25 से 250 तक, 25 से लेके 200 एटमॉस्फेयर तक, 200 एटमॉस्फेयर तक। ये कंडीशन आपको जरूरी याद रखनी है। 400 से 450 डिग्री टेम्परेचर, 25 से 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जनरली आप बोलोगे कि जो 200 वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये कॉमन रहता है Haber's प्रोसेस में। अंडर दीज कंडीशंस अप टू 15% ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, अप टू 15% ऑफ, under these conditions up to 15% of nitrogen and hydrogen are converted to ammonia, NH2 sorry N2 plus thrice H2, दोनों गैस होते हैं, ये भी गैस, and they give rise to formation of twice NH3। कुछ एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है what is the delta H naught here, what is the delta H naught for this reaction, you will say it is -92 kilojoule per mole, -92 kilojoule per mole, -92 kilojoule per mole। उसके बाद क्या हो जाता है काम, इस मिक्सचर को फिर पास किया जाता है एक एक्सपेंशन चैम्बर में, उसके बाद उसको पास किया जाता है एक एक्सपेंशन चैम्बर में, एक्सपेंशन चैम्बर में उसको पास किया जाता है, इस मिक्सचर को एक्सपेंशन चैम्बर में पास किया जाता है। वहां अमोनिया कूल होता है और कंडेंस होता है, फिर अमोनिया क्या होता है, रिमूव एज ए लिक्विड, वहां से अमोनिया को रिमूव किया जाता है एज ए लिक्विड। फिर जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रहता है वो रिटर्न किया जाता है कन्वर्टर को, ताकि वो जाया ना हो जाए, ताकि वो वेस्ट ना हो जाए। अब ये है कि अमोनिया जो है इसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द सिस्टम एज सोन एज इट इज फॉर्म्ड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, द राइट पोजीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज है, आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाई अमोनिया इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम एज सोन एज इट इज फॉर्म्ड, तो आपको इसमें आंसर लिखना होगा द अमोनिया इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम एज सोन एज इज फॉर्म्ड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, द राइट, ठीक है ना। अबाउट 10% अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड पर साइकिल, however a yield of about 98% is obtained by recycling the gases,
ये अमोनिया का आपको हो गया क्या प्रोसेस कैसे हम बनाते हैं। आप इसका फ्लो डायग्राम भी बना सकते हो अगर आप चाहें तो। आप इसकी फ्लो डायग्राम भी बना सकते हो। सबसे पहले आप लिखेंगे नाइट्रोजन को हम लाते हैं एयर से, ऐसे बोलेंगे नाइट्रोजन को लाते हैं कहाँ से, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन से लाते हैं, और हाइड्रोजन को फ्रॉम नेचुरल गैस से लाते हैं। हाइड्रोजन H2 को कहाँ से लाते हैं, नेचुरल गैस से। नाइट्रोजन को एयर से, हाइड्रोजन को नेचुरल गैस से। फिर इनका वॉल्यूम हम 1:3 कर लेते हैं, 1:3 कर लेते हैं बाय वॉल्यूम। और उसके बाद क्या करते हैं काम, 400 to 450 डिग्री सेल्सियस, 400 to 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देते हैं। 200 एटमॉस्फेयर क्या कर देते हैं, प्रेशर कर देते हैं। आयरन को यूज करते हैं एज कैटलिस्ट, आयरन को यूज करते हैं एज कैटलिस्ट। और वहां पर क्या हो जाता है काम, इस पूरी प्रोसेस में गैसेस जो होते हैं कूल हो जाते हैं और अमोनिया टर्न्स इनटू लिक्विड्स। उसके बाद हमारे पास मिल जाता है लिक्विड अमोनिया, उसके बाद मिल जाता है लिक्विड अमोनिया। ये समझ आया कैसे हमें मिलता है। अब उसके बाद क्या चीज है कि अमोनिया जो अपने पास है, किन प्रोसेसेस में ये ज्यादा अच्छा बनता है, किन प्रोसेसेस में ये ज्यादा अच्छा बनता है। सर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि नॉन रिवर्सिबल सर? कौन सी प्रोसेस? ये जो आपने अमोनिया बनाया। अमोनिया को हम डिसोसिएट कर सकते हैं बट हाइबर प्रोसेस। हाँ, हाइबर्स प्रोसेस जो है इसमें आप ये कर सकते हैं कि ली चैटरलेज प्रिंसिपल का इसमें बड़ा अहम रोल रहता है। देखिए जब हम ये बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इसमें टुवर्ड्स राइट रहना चाहिए, तो डेफिनेटली इट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। जब हमने इक्विलिब्रियम का जिक्र कर लिया, क्योंकि ली चैटरे भी बोलता है कि whensoever you attain a chemical equilibrium, whensoever you attain a chemical equilibrium, and then when change is taking place in the particular process, फिर उस पर्टिकुलर प्रोसेस में चेंजेस होना स्टार्ट हो गई, तो क्या हो जाता है काम, ये इक्विलिब्रियम एकदम से उसी तरफ भाग जाता है, उसी तरफ भाग जाता है जिस तरफ चेंज हो जाती है। दैट इज अ ली चैटरे प्रिंसिपल एक्चुअली। मान लीजिए अगर इसी रिएक्शन की बात हम करें, N2 प्लस H2 gives us NH3, ठीक है ना। मान लो तो आपके हिसाब से ऐसे कर देंगे, अगर आप इस रिएक्शन में कहीं से वाटर ऐड कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। नाउ नाइट्रोजन इज अ गैस, हाइड्रोजन इज अ गैस, बोथ ऑफ दीज आर गैसेस। इज देयर एनी इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन दीज गैसेस? हार्डली मैटर सर। इसमें गैसेस पे वाटर का असर कम ही लग रहा है सर। बट अब हम अमोनिया की बात करें, तो अमोनिया रिएक्ट कर सकता है वाटर के साथ, अमोनिया रिएक्ट कर सकता है वाटर के साथ। अब जैसे ही वाटर ने इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी प्रोडक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगी, इसकी प्रोडक्शन जो है रिड्यूस हो जाएगी। तो ली चैटरे प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एकदम से जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की ओर दौड़ेगा, एकदम से जो इक्विलिब्रियम है वो राइट की ओर दौड़ना स्टार्ट कर लेगा। सो एज टू मिनिमाइज द चेंज, इस चेंज को मिनिमाइज करने के लिए जो इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड्स राइट चला जाएगा। डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर सबसे पहले देख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेबल्स में हम सबसे पहले इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख रहे हैं। अमोनिया प्रोडक्शन जो है ये फेवर हो जाती है बाय द इंक्रीज इन प्रेशर, एंड इंक्रीज इन प्रेशर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द राइट, more product is formed, I can say. This is because according to Lee Chatterjee principle, increasing the pressure shifts the equilibrium in favor of fewer gas molecules. ठीक है ना। ली चैटरे बोलता है कि इंक्रीजिंग द प्रेशर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम इन फेवर ऑफ फ्यूअर गैसेस मॉलिक्यूल्स। A pressure between 25 and 200 atmosphere is used, ठीक है ना, जो क्या करता है, हाई यील्ड करता है। हाँ, अब आप बोलोगे कि सर क्या 200 एटमॉस्फेयर जो है अच्छा यील्ड दे देता है। अब ये क्या हम यूज कर सकते हैं? अगर हम बोलेंगे कि उससे ज्यादा भी हम प्रेशर यूज करेंगे तो क्या उससे ज्यादा हो सकता है फिर अमोनिया का यील्ड? तो अ लॉट ऑफ एनर्जी, हमें समझते कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू पावर द कंप्रेसर्स. This costs a lot of money. At higher pressures, the reaction vessels are less safe. A lot of expenses are used to make them strong enough to withstand the extra pressure. तो इसलिए हम नहीं कर सकते हैं इससे ज्यादा। तो उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ
टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में अमोनिया प्रोडक्शन जो है ये फेवर हो जाती है बाय लोअर टेम्परेचर। अमोनिया प्रोडक्शन जो है ये फेवर होती है बाय लोअर टेम्परेचर। अब आप बोलोगे कि सर ये थोड़ा लो टेम्परेचर थोड़ी ना है। दिस इज बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। This reaction is exothermic. For an exothermic reaction, an increase in temperature decreases the value of Kp. Decreases the value of Kp. So decreases the yield of forward. That is the yield of ammonia. This is because as again the Le Chatelier's principle यहाँ पे भी काम आता है। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है 11th में आपने पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, इंक्रीज इन टेम्परेचर जब हो जाता है तो वैल्यू ऑफ Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? सो डिक्रीज हो जाता है यील्ड किसमें? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यील्ड ऑफ अमोनिया जो है वो फिर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि अमोनिया की प्रोडक्शन जो है ये फेवर करता है बाय लोअर टेम्परेचर्स, फेवर करता है बाय लोअर टेम्परेचर्स। अब टेम्परेचर की वैल्यू आपने तो लिखी ली है, तो डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स, डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज द एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स, द रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है ना? एनर्जी इज रिलीज्ड, तो इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिस फेवर्स द रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट्स को फेवर कर लेता है, वो रिएक्टेंट्स को फेवर कर लेता है। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब कैटलिस्ट जो आप यूज करते हैं उसका क्या असर रहता है? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या यूज करते हैं? इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डज नॉट इफेक्ट द यील्ड ऑफ अमोनिया। याद रखेंगे आप, कैटलिस्ट जो होता है वो यील्ड ऑफ अमोनिया को इफेक्ट नहीं करता है। फिर इट डज इंक्रीज द रेट एट विच द प्रोडक्ट अमोनिया इज फॉर्म्ड। ये सिर्फ इंक्रीज करता है रेट एट विच द प्रोडक्ट अमोनिया इज फॉर्म्ड, प्रोडक्ट अमोनिया इज फॉर्म्ड। ठीक है ना? तो आप बोल सकते हो कि जो अमोनिया की प्रोडक्शन है ये विद टेम्परेचर और विद प्रेशर क्या होती है? रेज होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका इफेक्ट है प्रेशर का भी और टेम्परेचर का भी। ठीक है ना? टेम्परेचर का भी, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी कि घटेगी? केमिकल काइनेमेटिक्स में आप पढ़ेंगे with the rise of 1 degree temperature the rate of reaction got doubled। ऐसा हम पढ़ना है हमें केमिकल काइनेटिक्स में। तो टेम्परेचर का असर होता है रेट ऑफ रिएक्शंस पे, और जो इक्विलिब्रियम यील्ड होता है, इक्विलिब्रियम यील्ड विद द टेम्परेचर वो कम हो जाता है। तो हमें compromising conditions, you can say that in the formation of ammonia we use the compromise conditions at temperature of about 420 to 450 degrees Celsius is used at 200 atmospheres of temperature with an iron catalyst to give a reasonable yield at a fast enough rate, at a fast enough rate। ये आपको इसमें याद रखना है कि क्योंकि कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है कि इक्विलिब्रियम यील्ड जो है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और द बेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर क्या करें? तो अमोनिया के प्रोसेस में आप बोलेंगे फिर कि we use the compromise conditions at temperature of 200 to 450 degrees Celsius is used at 200 atmospheres with an iron catalyst to give a reasonable rate or reasonable ammonia with good yield। चलिए, अगर मैं आपको टेम्परेचर इंक्रीज फेवर नहीं करेगा इसको? हाँ टेम्परेचर इंक्रीज फेवर नहीं करेगा यील्ड ऑफ अमोनिया को? उसमें फिर यील्ड जो होता है ना, यील्ड फॉर्मेशन, उस पर असर पड़ जाता है। दैट इज व्हाई हम रीजनेबल कंडीशंस ही ले लेते हैं सर, क्योंकि N2 नॉन तो मतलब कि ये हाई टेम्परेचर पे ही रिएक्ट होता है ना सर? फिर हाँ, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा रिएक्ट होता है, लेकिन वहां पे H2 का भी ध्यान रखना है ना। तो वो हम बोलते थे कि जब ये अंडर कंबशन चला जाता है तब हम हाई टेम्परेचर्स कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के भी तो हमें ध्यान में रखना है ना। कभी कभी जब आप हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करते हैं तो थोड़ी एक पर्टिकुलर स्पार्क से भी ये जल जाता है हाइड्रोजन। तो दोनों का ख्याल रखना है ना, हमें एक ही का ख्याल नहीं रखना है। मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए सर? मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए? Sorry, I don't understand Kargili. It is better to speak Hindi or English. Okay. चलिए, मुझे बताएं कहाँ पे यूज करते हैं हम अमोनिया को? अमोनिया को हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में।
अमोनिया को हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में। लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड यूज्ड इन द एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है ना, अमोनिया को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं सॉइल पे एज लिक्विड अमोनिया। ठीक है ना, या तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज यूरिया, अमोनियम एंड नाइट्रेट साल्ट्स। ठीक है ना, जैसे हमारे पास नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो नेसेसरी होता है फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट, फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट। अच्छा, लाइव स्टॉक के लिए लाइव स्टॉक फीड जो हमारे पास होती हैं कैटल्स के लिए, वहां आप अमोनिया और यूरिया दोनों को यूज कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन आप यूज कर सकते हैं कहाँ? लाइव स्टॉक फीड्स में। लाइव स्टॉक फीड्स में आप यूज कर सकते हैं इसको। लाइव स्टॉक फीड्स में इसको आप यूज कर सकते हो एज प्रोटीन। लाइव स्टॉक फीड्स में आप इसको यूज कर सकते हो एज प्रोटीन्स। लाइव स्टॉक फीड्स में जो हम करते हैं किन के लिए इस्तेमाल? अपने जानवरों के लिए, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में यूज आप इसको कर सकते हैं। जो हम यूज जनरली करते हैं नाइट्रिक एसिड को हम जनरली यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव्स। एक्सप्लोसिव्स को यूज करते हैं हम नाइट्रिक एसिड को यूज करने में। तो आप बोल सकते हो कि अमोनिया को हम यूज कर सकते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड विच इज यूज्ड टू मेक एक्सप्लोसिव्स। कुल मिला के इन जनरल में आप बोल सकते हो कि जो अमोनिया है ये आप फार्मास्यूटिकल्स में यूज कर सकते हैं, मतलब ड्रग इंडस्ट्री में। ठीक है ना, फार्मा में आप इसको यूज कर सकते हैं, फार्मेसी में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इनको आप मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन में आप अमोनिया को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरह प्लास्टिक्स, पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी अमोनिया को यूज किया जा सकता है। इसको आप यूज कर सकते हैं एज इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में अमोनिया को यूज किया जाता है क्योंकि ये इजीली लिक्विफाई होता है बाय कंप्रेशन और कूलिंग एंड इट एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। तो इसको आप क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में यूज कर सकते हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में। इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं इसको क्योंकि लिक्विड अमोनिया जो है ये इजीली लिक्विफाई होता है बाय कंप्रेशन और कूलिंग एंड एब्जॉर्ब्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। आप अमोनिया सॉल्यूशंस को वाइडली यूज कर सकते हैं कमर्शियल एंड हाउसहोल्ड क्लीनर्स में। में यूज कर सकते हैं। हाउसहोल्ड क्लीनर्स में टू मेक डाइज बनाने में आप इसको यूज कर सकते हैं। इन ट्रीटिंग टेक्सटाइल्स स्पेशली कॉटन एंड वूल को टू ऑल्टर देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज अल्टर करने के लिए हम टेक्सटाइल्स में अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद अपना क्या रह जाता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। चलिए, अच्छा, व्हाई डज NH3 एक्ट एज ए लिविस बेस? क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई डज NH3 एक्ट एज ए लिविस बेस? ड्यू टू लोन पेयर, डोनेशन ऑफ लोन पेयर, डोनेशन। वो तो PH3 के पास भी है ना। PhD भी करते हैं ना सर, ऐसा वीक लिविस बेस की तरह। लिविस बेस किसको बोलते हैं हम? वन लोन पेयर। Due to its small size, it cannot accommodate the lone pair. That's why it acts. तो देख लीजिए, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 तो 1s2 2s2 2p3 2px 2py एंड 2pz। तो मान लीजिए अब NH3 की बनानी है हमें 1 2 and 3 as such। तो यहाँ as such तो ये हिस्सा नहीं ले लेगा, तो यहाँ से एक को एक्साइड कर दीजिए आप।
या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 2 4 5 6 और 7 3 इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, तो ये 3 यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो still after bonding 1 2 and 3 still after bond there is a 2s orbital having the one lone pair of electron, और हमने लास्ट टाइम ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है होती है इस नाइट्रोजन एटम की ज्यादा होती है, तो इस वजह से क्या हो जाता है काम, ये डोनेशन के लिए ज्यादा रहता है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसको इसकी जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है, इसके पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहती है तो इसकी जरूरत इसको नहीं रहती है ज्यादा, तो ये जल्दी से डोनेट कर देता है। एज कम्पेयर टू द pH3 में हम जब देखा था, pH3 में तो हमने बोला था कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दूर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम है तो डेफिनेटली ये बोलता है कि नहीं ये हमारे पास ही रहने चाहिए, हमारे बच्चे तो ऑलरेडी दूर हैं हमसे। फॉस्फोरस बोलता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो ऑलरेडी हमसे दूर हैं, तो अच्छा है कि मैं क्या करूं, मैं इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ही रख लूं, मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास ही रख लूं। तो दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि जो अपना कौन NH3 है ये एक्ट करता है एज गुड लिविस बेस। यहां तक बात आई समझ? यस सर। चलिए तो हम अब काम करेंगे। फॉस्फोरस का हो गया अपना, एलोट्रॉप्स भी होगी। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में देख लेता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया हो गया। हाँ, और एक चीज भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप अमोनिया को क्या करते हो काम, जब आप अमोनिया को काम करते हो मेटल आयंस के साथ रिएक्ट कराते हो ना, मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करते हो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं काम, आप कई आयंस की डिटेक्शन भी कर सकते हैं, आप कई आयंस की डिटेक्शन भी कर सकते हैं।